एक बार फिर मैं सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके सबसे ज्यादा पसंदीदा चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। समास चाहे हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आवे चाहे संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन आवे, तो दोनों में आपको आज वन शॉट में दोनों क्लास कराने वाले हैं एकदम। इसके बाद आपको कुछ नहीं देखना है, समझ गए? तो आराम से आपका दोनों चीज हो जाएगा, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, समझ गए? एकदम पूरा लिख लिख के हम बताऊंगा और आप लोग कॉपी पर लिख लिख के समझिएगा, तो हम विश्वास करता हूं कि आप बहुत सुंदर से समझ जाएंगे। हमको क्या क्या पढ़ना है संस्कृत में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे हम लकार पढ़ लिए हैं, लकार माकर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, लकार पढ़ लिए हैं जिसको धातु रूप कहते हैं। दूसरा में पढ़ लिए कारक पढ़ लिए, और तीसरा में क्या पढ़ लिए हैं बताइए? संधि पढ़ना है। संधि क्या करना है? पढ़ना है। संधि हिंदी में भी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं, इसमें भी पढ़ना है, लेकिन संधि पढ़ना है। उसके बाद समास पर आज पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ना है? 5 नंबर में उपसर्ग और प्रत्यय। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रत्यय, समझ गए? यह सबसे VVI है, सबसे ज्यादा संस्कृत व्याकरण में यह पूछा जाता है। और ये तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। और सब्जेक्टिव वाला पार्ट करें तो हम संस्कृत में तो गद्यांश होता है, समझ गए? अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद होता है, और पत्र लेखन होता है, और क्या होता है? आप कहिएगा तो एक अनुवाद होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना चीज आपको क्या करना है इतना ही व्याकरण पढ़ने से आ जाएगा। तो हम आज की क्लास संस्कृत हिंदी दोनों के दृष्टिकोण से समास टॉपिक सिर्फ हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, इसलिए दोनों में से कहीं भी सवाल पूछे तो आप आराम से जवाब दे दीजिएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण में समास किसे कहते हैं। तो पहले यह समास का मतलब समझिए। समास का मतलब होता है संक्षेपण। समास का मतलब होता है संक्षेपण। चाहे हिंदी व्याकरण हो चाहे संस्कृत व्याकरण हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, सब में हम क्या पढ़ेंगे? संक्षेपण होता है। तो आप प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी आपको पढ़ाते पढ़ाते एनर्जी मिलते रहे, समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? समास का परिभाषा लिख देते हैं, और लिखेंगे उससे पहले हम यह समझेंगे कि संस्कृत और हिंदी में क्या अलग होता है, वही लिख देते हैं। देखिए यहाँ नोट देकर आप लिख दीजिएगा। चाहे संस्कृत में हम कह सकते हैं, संस्कृत में सिर्फ संस्कृत में केवल समास का विग्रह अलग होता है। यहाँ लिख सकते हैं संस्कृत में समास में केवल विग्रह अलग होता है, अलग होता है। संस्कृत में विग्रह क्या होता है? अलग होता है। बाकी सब कुछ समान होता है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं होता है, समझ गए? जैसे हम अब समास की बात करें, समास की बात करें, समास की बात करें, तो इसका पहले अर्थ समझ लीजिए, तब परिभाषा भी लिखाएंगे। इसमें जो है समास मतलब होता है मेल। क्या मेल होता है? मेल होता है। किसका मेल होता है? शब्दों ऑब्लिक पदों का। शब्दों ऑब्लिक पदों का क्या होता है? मेल होता है। इसमें 2 पद होता है। क्या होता है? एक पद की अगर बात करें तो 2 पद होता है। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, यानी एक पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है। इसकी भेद की बात करें तो इसका 6 भेद होता है। यानी पद कोई पूछे तो आराम से आप कह सकते हैं 2 है। इसका 6 भेद हम जानते हैं, सभी प्यारे बच्चों को, आप सभी को याद होगा। जैसे पहले हम कह सकते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा समास की बात करें तत्पुरुष समास। तीसरा समास की यदि बात करें तो द्विगु समास। चौथा समास की बात करें तो द्वंद्व समास हम लिख सकते हैं। चौथा समास की बात करें तो द्वंद्व समास हम लिख सकते हैं। पांचवा समास की बात करें तो कर्मधारय समास लिख सकते हैं, कर्मधारय समास लिख सकते हैं। और छठा और अंतिम समास की बात करें
तो बहुव्रीहि, बहु इसमें पेट नहीं चिराएगा प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास, समझ गए। बहुव्रीहि समास होता है, यही 6 समास होता है और यही समास 6 समास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम समास जो आप देख रहे हैं ना, इसका परिभाषा दे देते हैं। इसका क्या दे देते हैं? परिभाषा। बहुत ही लाजवाब। अब तो इतना चीज हम समझा दिए, तो अब परिभाषा तो लिखने के जरूरी नहीं था, लेकिन हम लिख दे रहे, समझिए। समास का परिभाषा हम आपको लिख देते हैं। लिख सकते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने संक्षेपण। देखिए, ये विग्रह को होता है, दो या दो पदों या शब्दों के मेल से बने पद, पदों के मेल से बने पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और एक चीज याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है समास का अर्थ, तो आप यह 100% याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। इसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। इतना बात बहुत ही सुंदर से आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, कुछ समास की विशेषता है जो कि हम आपको हिंदी में भी बताएंगे और संस्कृत में, दोनों में समान रूप से है। यह आप याद रखेंगे तो बहुत सुंदर से होगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं समास की विशेषताएं। समास की विशेषताएं, या इसी को कह सकते हैं प्रमुख बातें जो याद रखने वाले हैं। प्रमुख बातें याद रखें। अगर यह सब याद रखते हैं तो समास आपको बहुत आसान लगेगा। और यह बहुत कुछ हम अभी आपको बता चुके हैं, उसी में से कुछ टॉपिक है वो हम देते हैं। जैसे समास में कई पदों का मेल होता है, या दो पदों से अधिक का मेल होता है, या शब्दों जिसको कहते हैं। अब देखिए, हम आपको बताते हैं, आप कोई बच्चा समझेगा कि पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, पद कहिए, शब्द कहिए, दोनों बात बराबर है। तो कहिएगा शब्द किसे कहते हैं सर? दोनों बात बराबर है तो शब्द, देखिए वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। 2-3 वर्ण मिला देंगे ना, जैसे क जोर क जोर अ जोर ल जोर अ, तो देखिए यह कल हो गया, या क्या हो गया? कल हो गया। वर्ण है, एक एक वर्ण जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों को समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। इतना बात आप लोग जान रहे हैं, इसलिए उतना भी डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे और यहाँ पढ़ेंगे। यह बताया है समास में कई पदों का मेल होता है, यह लिखेंगे, यह सब लिखते जाइएगा। समास में कई पदों का मेल होता है, समझ गए? पहला विशेषता। अगर दूसरी विशेषता लिखेंगे, समास के पहले पद को पूर्व पद यानी पहला पद कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते, बताए हुए अभी आपको। समास के पहले पद को पूर्व पद या पहला पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। बस यह दूसरा आपका है। और कहेंगे समास के दोनों पद को एक साथ समस्त पद कहा जाता है। समास को दोनों पद एक साथ मिला देंगे तो उसको हम समस्त पद कहते हैं। समास के दोनों पद को एक साथ समस्त पद या क्या कहते हैं उसको, या हम कह सकते हैं समासिक पद कहते हैं। एकदम लिखते जाए। चौथा या 5वां पॉइंट हम कह सकते हैं, समास के सभी पदों अलग अलग करना समास विग्रह। जो समस्त पद को अलग अलग करना, यहाँ लिख सकते हैं समस्त पद तो समझ गए, समस्त पद को
अलग अलग करना ही विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। आगे सुनिए, आगे हम देखेंगे समास के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त होता है। समास पदों में यहां लिख सकते हैं, समास पदों के बीच लिख सकते हैं, समास पदों के बीच विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह हिंदी में कहेंगे, कारक चिन्ह का लोप होता है। यह भी बात आप जानेंगे, समझ गए। इसके पदों में कभी पहला तो कभी अंतिम पद प्रधान होता है। इसके परिभाषा बताएंगे तो जरूरी है। इसके पदों में कभी पहला तो कभी दूसरा तो कभी कोई पद प्रधान नहीं होता है। यानी कहने का मतलब होता है इसके पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है तो कभी कभी कोई पद प्रधान नहीं होता। ऐसा आप लिख लीजिएगा, समझ गए। आप शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। तो सुनिए, आप सुनते भी रहिए। मान लीजिए अब सब कुछ हम लिखेंगे, कुछ गलत भी हो सकता है। लिख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बोल जो रहे हैं उसको भी आप गहन ध्यान से सुनिए और लिखते जाइए, समझ गए। जबकि कभी कोई अन्य पद प्रधान भी हो जाता है, यह भी आप लिख सकते हैं बहुत ही लाजवाब तरीका से। अगर आपको हम जितना चीज अभी बताए हैं तो याद है तो बहुत अच्छा। अगर अर्थ इसका कहिएगा, इसका होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है अर्थ? संक्षिप्तीकरण होता है, ठीक है। ओब्लिक संक्षेप होता है, उसके बाद क्या होता है? संक्षेप होता है। इसमें होता क्या है? मेल किसका होता है? तो पदों का मेल होता है। किसका? समास में किसका मेल होता है? पदों का होता है। इसके प्रथम पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं। और दूसरा पद को क्या कहते हैं? दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। यह भी होता है। इसमें समास में क्या होता है? विभक्ति और कारक का क्या होता है? कारक का लोप होता है। कारक का क्या होता है? लोप होता है। इतना बात आप सॉरी बच्चों। तो इसमें प्रधानता किसकी होती है, यह भी याद रखें। प्रधानता किसकी होती है? तो कभी प्रथम पद की होती है, तो कभी दूसरा पद की होती है, तो कभी कोई पद का नहीं, कोई भी नहीं होता है। दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इतना बात आप बहुत सुंदर से समझ रहे हैं। हम तो अभी आपको 6 भेद समास को बताए हैं। देखिए, आपको यहाँ बताए हैं 6 भेद, देखिए यहाँ बताए हैं। अब यही 6 भेद का हम एक एक समास के बारे में बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे संस्कृत में, हिंदी में ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। अभी आपका सिलेबस हम समाप्त कर रहे हैं। अब देखिएगा यूट्यूब पर बहुत सारा एक ही साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब थ्योरी सब बताते रहते हैं व्यू। हम कह रहे हैं भैया अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, अभी पूरा बेसिक दृष्टिकोण से पढ़िए। सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या क्या आता है वह भी पढ़ेंगे। अभी तो हम दे ही रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा है कि नहीं बता रहे हैं। हम गारंटी लेंगे कि हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना से आप बहुत सुंदर नहीं टॉपर की श्रेणी में आ जाइएगा, समझ गए। तो हम सबसे पहला समास हम देखेंगे, तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष पहला देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहले इसको कहते हैं किसको? वह लिख देते हैं आपको तत्पुरुष समास। जिस समास में ऐसे लिख सकते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पुरुष समास कहते हैं। बहुत सुंदर से लिखते। उत्तर मतलब दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको जानते हैं? इसमें यह भी कह सकते हैं, इसको पहचान का नियम डायरेक्ट हम लिखते हैं। पहचान का नियम अगर बात करें तो पहचानिएगा कैसे?
इसको विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। देखिए तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास के समस्त पद के या समासिक पद के, समस्त पद को हम मतलब बताए थे आपको, दोनों पद एक साथ रहता है समस्त पद, यही समस्त पद को विग्रह, विग्रह मतलब अलग अलग करना, विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। कारक चिन्ह, कारक ऑब्लिक विभक्ति लिख देते हैं क्योंकि संस्कृत हिंदी दोनों एक साथ है। विभक्ति चिन्ह आता हो उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। बहुत सुंदर से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं आपको विद्यालय, जैसे हम क्या लिख सकते हैं? विद्यालय, तो हम इसका क्या लिखेंगे? विद्यालय के लिए, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, ऐसा कह सकते हैं आलय। तो देखिए विद्या के लिए है, यह है कारक चिन्ह है कि नहीं है? विभक्ति चिन्ह है कि नहीं है? ये है, समझिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। आप थोड़ा सा भी, जबकि हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर इसी सीक्वेंस से हम पढ़ते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को कहीं कष्ट होने वाला नहीं है, कहीं भी कष्ट नहीं होगा, इतना बात याद रखेंगे। तो इसमें और भी हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपको तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास की बात करें तो हम देखिए आपको 2-3 बार सब कुछ बताया। इसमें प्रधान पद क्या होता है? उत्तर पद होता है, यानी द्वितीय पद होता है। और इसको विग्रह करने पर क्या होता है? विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। 2 ही चीज याद रखना है। जैसे देखिए हम लिख सकते हैं गंगा जल, इसका होगा गंगा का जल, समझ गए? गंगा का जल। देखिए विग्रह करने पर का आया कि नहीं आया ही। यहाँ लिख सकते हैं रसोई घर, तो यहाँ लिख सकते हैं रसोई के लिए घर। तो देखिए यहाँ विग्रह करेंगे तो हमेशा कारक चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि यह है तत्पुरुष समास में। और इसका तो बहुत आसान है पहचानने का नियम, समझ गए? इसका तो बहुत आसान है। अगर विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा और इसका दूसरा पद प्रधान होगा, समझ गए? जैसे जल, जैसे घर, समझ गए? और हम लिख सकते हैं राजपुत्र लिखेंगे तो क्या होगा? इसका विग्रह करेंगे राजा का पुत्र कह सकते हैं, नहीं होगा? बहुत आसानी से आप कह सकते हैं, समझे? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सर्वोत्तम, यह भी लिख सकते हैं, सर्वोत्तम लिख सकते हैं। सबों में उत्तम, समझ गए? यहाँ भी कारक चिन्ह आया है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा अगर थोड़ा सा भी अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो। अब आइए हम लोग दूसरा समास की ओर चलते हैं, जिसका नाम है कर्मधारय समास। क्या नाम है? कर्मधारय समास। इस समास के बारे में हम लोग बहुत ही सुंदर से पढ़ेंगे। जिस समास का, इसमें भी दूसरा ही पद प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, समझ गए? उत्तर पद प्रधान हो उसे हम दूसरा पद कहिए या उत्तर पद कहिए, लेकिन आप तो कहिएगा सर जी आप कैसे पहचानेंगे? आप तो तत्पुरुष समास में भी कह दिए उत्तर पद प्रधान। तो हाँ, यहाँ पहचानने के नियम हम आपको बताते हैं। इसमें होता है न, इसमें आप लिख सकते हैं स्टार देकर। इसमें प्रथम पद, देखिए प्रथम, पहला पद कहिए या प्रथम पद, पहला पद विशेषण होता है, कलर चेंज करते हैं, विशेषण होता है। तथा दूसरा पद जो होता है ना, दूसरा पद होता है विशेष होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। जो विशेषण की विशेषता बतावे उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। सॉरी बच्चों, तो यह देखिए अब हम पहचानने के नियम भी बताते हैं। यह याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा ऐसा समास है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। तो आप आंख बंद करके बता दीजिएगा कि कर्मधारय समास होता
होता है। देखिए कर्मधारय समास में विग्रह करने में बीच में क्या आता है, पहचान के नियम हम आपको बता रहे हैं। इसमें कहेंगे कर्मधारय समास को विग्रह नहीं, अलग अलग करने पर, विग्रह करने पर क्या आता है, विग्रह करने पर आप इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं, जो है जो आता है, सॉरी बच्चों है लिखिएगा, है जो या क्या आएगा बोलिए, है जो या के समान आता है, के समान आता है, के समान रहे तो अब हम क्या कहेंगे आपको यह कर्मधारय समास है। यह दोनों अगर विग्रह करने पर आवे तो कहेंगे कर्मधारय समास है, क्योंकि आपको कुछ नहीं है, उसका भी दूसरा पद प्रधान था, तत्पुरुष समास के भी दूसरा पद प्रधान था। तो इसको हम लोग जैसे में लिखकर समझेंगे तभी होगा बहुत सुंदर से क्लियरेंस। जैसे हम लिख सकते हैं नवयुवक, नवयुवक, इसको लिख सकते हैं नवयुवक क्या है, नव है जो युवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक। देखिए इसका विग्रह किए तो है जो आया कि नहीं आया, इसीलिए यह कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। यह भी लिख सकते हैं पीतांबर, पीतांबर, पित है जो अंबर, पित, पित है जो अंबर। देखिए यहां भी अंब आ रहा है, यहां भी आ रहा है आपका है जो, तो जहां भी है और जो रहे तो समझ लेंगे हम लोग क्या होगा, यह समास का उदाहरण होगा कर्मधारय समास का। इतना ही नहीं, हम यह भी लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। जैसे लिख सकते हैं परमेश्वर, स्वर, तो क्या होगा परम, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। देखिए है जो आया है तो आपका ये कर्मधारय समास है, बहुत अच्छा। जैसे नील कमल, नील कमल आप कह सकते हैं, नील है जो कमल कह सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं महात्मा, महात्मा कह सकते हैं। तो देखिए महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, यह तो आप कह सकते हैं, बहुत सुंदर से कह सकते हैं, समझ गए, महान है जो आत्मा। अब सुनिए का पुरुष कह सकते हैं, देखिए का पुरुष कह सकते हैं, का पुरुष को भी हम विग्रह करेंगे कुत्सिक, कुत्सिक है जो पुरुष, जो खराब है कुत्सिक, कुत्सिक है जो पुरुष, समझ गए। बहुत सुंदर से यह आप देख सकते हैं, है जो के समान रहे तो आपका होगा। आप के समान वाला एक दो उदाहरण देते हैं, कमल, कमल, कमल नयन लिख दीजिएगा, कमल नयन लिख दीजिएगा। तो कमल के समान, कमल के समान नयन, समान नयन, देखिए है कि नहीं के समान है। तो बहुत आसानी से आप इसको कर्मधारय समास को पकड़ सकते हैं, मात्र दो ही से, है जो या के समान, के समान विग्रह करने पर आवे तो बस समझ लीजिएगा, समझ गए। और लिख सकते हैं घन श्याम, क्या लिख सकते हैं घन श्याम, तो घन के समान श्याम, समझ गए, तो लिख सकते हैं घन के समान श्याम, बहुत सुंदर से पकड़ सकते हैं के समान है। लिख सकते हैं चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, बहुत सुंदर से आपको पकड़ा जाएगा, समझ गए। यह कर्मधारय समास। अब हम लोग चलेंगे तीसरी समास की ओर। तीसरी समास भी बहुत आसान है और यह भी हम लोग बहुत सुंदर से बेफिक्र हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। ऐसा नहीं है कि आपको यह समास पढ़ने में आपको दिक्कत होगा। अब हम लोग चलेंगे तीसरी और समास। तीसरी समास है बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बहु सॉरी बच्चों, व्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की बात करें हम लोग तो ये तो आप जानते हैं, देवी देवताओं को हम बहुव्रीहि समास के श्रेणी में, जितना भी देवी देवता का नाम है सब बहुव्रीहि समास में आता है। देखिए हम इसका लिख सकते हैं परिभाषा, इसमें कोई भी पद प्रधान है। देखिए दो समास पर, तत्पुरुष में उत्तर पद और कर्मधारय में भी उत्तर पद, लेकिन इसमें हम कहेंगे इस समास में, इस समास में होगा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी मुख्य नहीं होता, प्रधान नहीं होता है, समझ गए, यानी मेन नहीं होता है।
इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, यह भी लिख सकते हैं। इसका समस्त पद मतलब एक जो साथ होकर रहता है उस पद को, फिर समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, किसी अन्य पद का विशेषण होता है। समझ गए, विशेषण होता है। तो समझिए यहां हम कहना चाह रहे हैं, यहां आपको जो दो पद विग्रह कीजिएगा, दो पद निकलेगा तो दोनों पद में से कोई चीज नहीं इसका होगा समस्त पद, कोई तीसरा पद होगा। समझ गए, क्योंकि यह देवी देवता का नाम होगा। बहुत अच्छा से यह भी समझ जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है। इतना बात भी आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। बहुत ही सुंदर से लाजवाब तरीका से आप लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, आपको एक दो उदाहरण लेते हैं। आपको जैसे हम उदाहरण लिख लेते हैं, चंद्रमुख, चाहे ऐसे लिख लीजिएगा उदाहरण, क्या चंद्रशेखर, चंद्रमुख नहीं होगा प्यारे बच्चों, कर्मधारय हो जाएगा, चंद्रशेखर लिखेंगे, चंद्रशेखर। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चंद्र है शेखर, यानी चंद्र है सिर पर जिसके, चंद्र है सिर पर जिसके उसको हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहेंगे महादेव। चंद्र है सिर पर जिसके उसको क्या कहते हैं, महादेव। बहुत आसानी से आप कह सकते हैं। चंद्र है शेखर जिसके, समझ गए, उसको हम क्या कहते हैं, महादेव कहते हैं। और इसमें आपको कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सबसे आसान टॉपिक है यह समास। तो हम आप देख लेते हैं दूसरा, चतुरानन। दूसरा देख लेते हैं चतुरानन। चतुरानन का भी परिभाषा देखिए तो हम कह सकते हैं चार है आनंद जिसके, चार है आनंद जिसके। आप देखिए यहाँ विग्रह किए ही, आप देखिए इसका क्या हो, चतुरानंद, या इसको हम कहते हैं ब्रह्मा। इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। समझ गए, सॉरी बच्चों। और कह सकते हैं बिना पानी, यह भी आप समझ रहे हैं, बिना पानी सरस्वती माँ की कहती है, तो उसको भी हम तीसरा अर्थ निकल जाता है। जैसे बिना है पानी में जिसके, बिना है पानी में जिसके, तो इसको हम कह सकते हैं तीसरा चीज सरस्वती। क्या कह सकते हैं, सरस्वती। बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं। अब इसमें अगर हम टॉपिक से बहुत सुंदर से आपको पहचान की यदि नियम बताए तो बहुत सुंदर से हम जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा तो इसमें कोई ही कष्ट नहीं होगा, थोड़ा सा भी कष्ट होने की बात नहीं होगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए हम बहुत आसान से बता रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, इसमें कोई भी आप स्पीड करने की कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो परेशानी होगा। हम देखिए हम आपको इसलिए इतना स्लो बता रहे हैं कि आपको व्याकरण है एक बार में पढ़ लेंगे। समझ गए, एक बार में पढ़ लेंगे। यदि इस समास की बहुब्रीहि समास की जो विशेषता बताए तो कहेंगे इसका कौन पद प्रधान होता है, तो कोई पद प्रधान नहीं होता है। आप इतना बात याद रखेंगे। कौन समास में, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसका क्या होता है, अन्य पद प्रधान हो जाता है, अन्य पद अर्थ निकलता है, इसका अन्य पद अर्थ निकल जाता है, अन्य पद अर्थ निकलता है। समझ गए, किसमें, बहुब्रीहि समास में। तो इसमें क्या होता है, देवी देवताओं का नाम आता है, देवी देवताओं का नाम आता है, यह भी आप याद रखते हैं बहुत सुंदर से तो बहुत अच्छा होगा। तो अब देखिए एक दो और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे नीलकंठ, इसके लिख सकते हैं नील है कंठ जिसका, नील है कंठ जिसका। तो किसका है नीलकंठ, शिव जी। किसका है, शिव जी। अब कह सकते हैं दशानन, रावण को कहते हैं दशानन। 10 है आनंद जिसके, ऐसे लिख सकते हैं 10 है
आनन जिसके, जिसके, तो इसको हम क्या कहेंगे, रावण। रावण को 10 आनन है, तो इसको कह सकते हैं लंबोदर। क्या कह सकते हैं, लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, तो क्या कहेंगे इसको, गणेश जी। देखिए तीसरा अर्थ निकल जाता है, तो समझ गए। इसमें अब एक चीज और थोड़ा सा याद रखिएगा, तो कभी कभी कर्मधारय समास और बहुव्रीहि दोनों में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कौन सा समास लगाना है, तो इसमें आप बहुव्रीहि का विकल्प चुनेंगे। अगर दोनों में अगर है जो और देखिए है जो वहां बताए थे, के समान बताए थे कर्मधारय में, यदि दोनों ऑप्शन रहे तो आपको उसमें कर्मधारय समास लगाइएगा। इतना बात आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके आप लिख लीजिए कि यदि कभी कभी कर्मधारय समास और या क्या कहते हैं बहुव्रीहि समास दोनों रहे और उसका दोनों का निकलता हो अर्थ, दोनों का अर्थ निकलता हो, तो उसमें आपको किसको प्राथमिकता देंगे, तो कर्मधारय समास की प्राथमिकता देंगे। बहुत सुंदर से आप दे सकते हैं, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगा, बस वह लिख चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं चौथा पर। चौथा हम पढ़ेंगे, चौथा हम पढ़ लेते हैं द्वंद्व समास। क्या पढ़ लेते हैं, द्वंद्व समास। समझ गए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की यदि बात करें तो इसका परिभाषा लिख लीजिए बहुत सुंदर से। कहेंगे इसके सभी पद प्रधान होता है। देखिए इसका पहला पद है उत्तर पद, मतलब तत्पुरुष में। दूसरा पढ़ा है कर्मधारय में उत्तर पद, नहीं दूसरा पद ही। आज तीसरा पढ़ा है कोई पद नहीं बहुव्रीहि में। द्वंद्व समास में कहते हैं इसका सभी पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में लिखेंगे सभी पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, समास कहते हैं। तो इसमें यह भी लिख सकते हैं इसके सभी पद प्रधान होता है। समझ गए, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इसमें जो है ना और योजक अवयव का लोप हो जाता है, बस इतना ही याद रखिएगा, बस हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से इसको पहचानना भी आसान होता है। तो समझिए इसके पहचानना भी आसान होता है और लिख सकते हैं। और इसका योजक अवयव, योजक अवयव का लोप होता है, लोप होता है। इतना काफी है। आप जैसे देखिए लिखेंगे तो आप एक एक मिनट में समझ जाइएगा, कुछ है ये नहीं है। जैसे हो गया हाथ पांव, जैसे क्या हो गया हाथ पांव, हाथ पांव हो गया। जैसे हो गया माता पिता, माता पिता, दाल रोटी। देखिए यही हुआ द्वंद्व समास, यही मतलब दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। समझ गए, तो द्वंद्व समास हो गया। इस समास का विग्रह करने में बीच में और आता है, यह भी याद रखिएगा। इस समास विग्रह कर, इस समास को विग्रह करने पर बीच में और आता है, और आता है। इतना बात याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ हाथ पांव इसको विग्रह करेंगे, हाथ और पांव, माता पिता, माता और पिता। समझ गए, बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं। इसका कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, पाप पुण्य, यानी पाप एन पुण्य। समझ गए, पुण्य बस हो गया। अब अलग अलग लाइन होगा प्यारे बच्चों। जैसे लिख सकते हैं भाई बहन, भाई बहन हो गया। अब जैसे लिख सकते हैं घर द्वार, घर द्वार लिख सकते हैं। माता पिता हो गया, चाचा चाची हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। दाल भात भी लिख सकते हैं, दाल भात, रोटी सब्जी। समझ गए, आप जो भी लिखिएगा यह समास में आएगा। इसको विग्रह करने पर और आएगा। बहुत सुंदर से आप यह भी समास समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब आइए आपका पांचवा समास की ओर ले चलते हैं। बहुत सुंदर से यह भी हम समास पढ़ लेंगे, ये तो और आसान है। पांचवा समास की यदि बात करें तो यह होता है द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास। यह देखिए कितना आसान है। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यात्मक हो, संख्यावाचक विशेषण हो, यानी संख्या हो। समझ गए, ऐसे लिख सकते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो या संख्यावाचक हो, विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं।
समास कहते हैं। इसको पहचानना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें पहचानने के लिए। इसको पहचानने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। उदाहरण में लिखिएगा कि त्रिलोक, क्या लिखिएगा? त्रिलोक। और लिखिएगा, क्या लिखिएगा? त्रिलोक। देखिए तिरी मतलब तीन और लोक हो गया, तो कितना आसानी से यह समास आप समझ सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं पंचवटी, जैसे लिख सकते हैं दोपहर, जैसे लिख सकते हैं आप चौराहा। एकदम जहां पर भी देखिएगा इस पहला पद, यह 1 2 3 4, यहाँ दोपहर में भी 2 आ रहा है, तो यह सब द्विगु समास का उदाहरण होगा। यह सब कौन सा समास का उदाहरण होगा? दुअन्नी, तिमाही, छमाही, बरमाही, यह सब आप लिख सकते हैं इसमें द्विगु समास में। जैसे लिख सकते हैं आप तिमाही, जैसे लिख सकते हैं छमाही, जैसे लिख सकते हैं 12 माही। समझ गए? यह सब आपका होगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। बहुत सुंदर से यह भी समास आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलेंगे अव्ययी भाव समास की ओर। अब किस समास की ओर चलेंगे? अव्ययी भाव समास की ओर चलेंगे, जिसका छठा हम आप लोग को कहेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, यह समास के बारे में हम लोग देखेंगे बहुत सुंदर से। यह समास देखेंगे तो हम लिखेंगे इसमें पहला पद क्या होता है? अवयव होता है। इसका क्या होता है? इसका पहला पद क्या होता है? अवयव होता है। अवयव होता है, अवयव होता है। इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अवयव होता है, तथा इसका लिख सकते हैं समस्त पद, समस्त पद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अवयव होता है। क्रिया विशेषण अवयव होता है। बहुत सुंदर से कह सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें क्रिया विशेषण अवयव होता है, जैसे हम कह सकते हैं, अभी हम बताएंगे पहचानने का नियम। अभी देख लीजिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन कह सकते हैं, प्रतिमास, जैसे हम कह सकते हैं यथा संभव, संभव। अभी आपको हम बताएंगे पहचान का नियम, समझिए। बेकाम, बेकाम, जैसे लिख सकते हैं यथाशक्ति, क्या लिख सकते हैं? यथाशक्ति। समझ गए? रातों रात, क्या लिख सकते हैं? रातों रात। समझ गए? दिनों दिन, दिनों दिन। यह सब क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो आप कहिएगा सर इसको पहचाने के कैसे, इसको पहचानेंगे कैसे? तो बहुत आसान से हम लोग पहचान लेंगे। अव्ययी भाव समास को पहचानने का नियम, जो पहचान का नियम होगा, तो हम इसमें कह सकते हैं अव्ययी समास का पहला पद में हम लिखेंगे अव्ययी भाव समास के पहला पद में, मतलब यह पद, पहला पद, यह पति, यह यथा, बे, यथा, ये सब जो है पहला पद में, पहला पद में क्या हो? आ रहे। देखिए दूसरा कलम से लिख देते हैं, तब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्या रहे? आ रहे, परती रहे, और क्या? वे रहे, बे रहे, यथा रहे, भर रहे, भर रहे। तो इसमें हम क्या कहेंगे? यह अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, समास है। जैसे हम आपको लिखा है, सम देखिए, यथा है, परती है, बे है, यथा है, यहाँ है ना, रा है। तो समझिए बहुत सुंदर से आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? बहुत सुंदर से आप कर सकते हैं। या इसमें एक चीज और आप याद रख सकते हैं, और आप कहिएगा कि सर रातों रात, दिनों दिन, मतलब एक ही शब्द पुनरावृत्ति होता हो। और इस समास में शब्दों को पुनरावृत्ति भी होता है, वह भी लिख लीजिए। इस समास में नोट देख लिखिए, इस समास में, समास में शब्दों का पुनरावृत्ति मतलब दोबारा आता है, पुनरावृत्ति होता है। जैसे रातों रात, दिनों दिन हम लिखे ना, दिनों दिन, रातों रात। समझ गए? यह सब, हाथों हाथ, यह सब लिखिएगा। तो पुनरावृत्ति जब भी देखिएगा तो किस समास का उदाहरण कहिएगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और बहुत सुंदर से यह याद आप लोग
कर लिए होंगे। जिस समास का नकारात्मक, एक आप जानते हैं नए समास बता देते हैं, बहुत सुंदर से नए समास आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यह सतवां आप समझिए, लेकिन आपको पूछेगा तो छठे बताइएगा। एक नए समास होता है, यह आपको पूछा जाता है। बहुत सब आसानी से इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, बस आपका समास पूरा समाप्त हो जाएगा। जिस समास से लिख सकते हैं, जिस समास से नकारात्मक का बोधन क्या हो, नकारात्मक अर्थ निकले, अर्थ निकलता हो, उसे नए समास कहते हैं। बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं। समानता इसका पहला पर आ या अन होता है, यह भी आप पहचान के नियम लिख सकते हैं। सामान्यतः इसका पहला पद क्या होता है, अ या अन होता, अ या अन होता है, अ या अन होता है। जैसे कि यदि बात करें हम लोग, तो बहुत समझ से आ जाएगा, अज्ञान। देखिए ना ज्ञान, अज्ञान का मतलब क्या हो गया, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, समझिए। यह भी लिख सकते हैं अधर्म, तो लिखेंगे ना धर्म, जिसके पास धर्म ना हो, समझ गया। अमंगल, देखिए सब में वो आ रहा है, अमंगल यानी ना मंगल, समझ गए, ना मंगल, इसका कोई मंगल। अनदेखा, देखिए अन आया, यहाँ अन आया, तो ना देखा हुआ, बहुत सुंदर से कह सकते हैं। जैसे अनजान, इसका भी विग्रह करेंगे, ना जानने वाला, यह हो गया एक, समझ गए। तो बहुत सुंदर से आप इसका भी आसानी से कर सकते हैं। इसी को हम नए समास कहते हैं। बहुत सुंदर से आप सभी का समझ गए, दे सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ आपका समास पढ़ने में, थोड़ा सा भी कठिनाई हुआ, हम कहेंगे आपको कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा। अगर बात करें तो अगर हम अब संस्कृत रहे, थोड़ा सा आपको विग्रह करने में संस्कृत में दिक्कत होगा, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होगा। हिंदी में तो आपका ऑप्शन रहेगा, तो आराम से मार लीजिएगा, इतना बात आप समझ रहे हैं तब। लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा विग्रह दिक्कत होता है, इसलिए संस्कृत का विग्रह हम लोग कुछ समझेंगे, समझ गए। और हिंदी में तो आपको ऐसे ही हो जाएगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे सब ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना, द्विगु समास का उदाहरण है। अगर आपका ऑप्शन ए बी सी डी दे दिया, द्विगु समास का उदाहरण हम लिखते जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे, हम लिखते जाते हैं। जैसे सप्ताह, समझ गए, सप्ताह। जैसे हम लिखेंगे चंद्रोज्वला, समझ गए। अध्यात्म, या लिखेंगे कालिदासः। अब देखिए इसमें बोले जिसका प्रथम शब्द क्या हो कि संख्यावाचक हो, तो देखिए इसका पहला ही संख्यावाचक निकल रहा है, तो क्या नहीं होता है, यह हो गया आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताए कि कहेंगे किस समास में सभी पद प्रधान होता है, किस समास में, दूसरा क्वेश्चन, किस समास में सभी पद प्रधान होता है, तो आपको थोड़ा सा भी याद है तो आप बता सकते हैं। देखिए द्वंद्व समास, बी नंबर में लिख सकते हैं द्विगु समास, सी नंबर में लिख सकते हैं कर्मधारय समास, डी नंबर में लिख सकते हैं, कौन सी लिखते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुत आसान से आप कह सकते हैं, यह भी आपको चंद मिनट नहीं लगा होगा। अब समझिए दोनों पद प्रधान किसमें होता है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, सॉरी बच्चों, क्या कह सकते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, चाचा चाची, दाल रोटी, समझ गए। लेकिन अव्ययीभाव समास में हम जानते हैं कि उसमें रातों रात होता है, दिनों दिन, चाचो चाची, समझ गए, हाथों हाथ, यह होगा तब शब्द की पुनरावृत्ति होगा, तब अव्ययीभाव। लेकिन जब एक अलग अलग शब्द रहेगा, बीच में और रहेगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
बोलिए, बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं यह कौन सा समास का उदाहरण है। तो आप बहुत सुंदर से कह सकते हैं यह जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझ गए। अब आइए अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट भी कट गया है, देखते हैं कहां तक चलता है। ऑब्जेक्टिव खत्म करते करके बस क्लास समाप्त कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग, और देख लेंगे क्वेश्चन बैंक से। हम उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन बैंक सब आप खरीद लेंगे, समझ गए। अभी समय है, अभी नहीं भी खरीदिएगा तो चलेगा, क्योंकि कुछ सिलेबस बचा हुआ है, समझ गए। तीसरा नंबर हम देखेंगे चंद्रशेखरा। चंद्रशेखरा, आप हिंदी में रहेगा शेखर, यहाँ रहेगा चंद्रशेखरा को में कौन सा समास है, में कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो बहुत सुंदर से आप बता सकते हैं, कोई बताने की बात है। चंद्रशेखर अभी हम आपको उदाहरण भी दिए हैं, तो यह आप देवी देवता का नाम देख रहे हैं, तो आराम से आप शंकर भगवान को आप कहते हैं चंद्रशेखर, समझ गए, जिसको महादेव आप कहते हैं, देवी देवता का नाम है। तो आप आसानी से कह सकते हैं बहुव्रीहि होगा, बहुव्रीहि समास होगा। बिना कुछ कहे आप इसका आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 4 नंबर में अगर बात करें मधुर वचन, मधुर वचन, सॉरी बच्चों, मधुर वचन, वचनम लिख देते हैं, संस्कृत में लिख देते हैं मधुर वचनम। मधुर वचनम में कौन समास है, कौन समास है, समास है। तो आप इसका आंसर में क्या देंगे आप लोग प्यारे बच्चों, आप बताइए मधुर वचनम में आप कौन सा समास है। तो यह आप बहुत सुंदर से, बहुत लाजवाब तरीका से आप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बताइए, मधुर है जो इसका वचन, समझ गए। महात्मा में हम बताए महान है जो आत्मा बताए थे, उसी प्रकार से हम कहेंगे मधुर है जो इसका वचन, तो है जो जिसमें आवे, तो वह हम कहेंगे कौन सा समास था, तो कर्मधारय समास था, कर्मधारय समास था। बहुत सुंदर से आप यदि पढ़े हैं अभी हमसे, तो बहुत सुंदर से आप जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई कष्ट की सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम अगला क्वेश्चन की यदि बात करें, 5वां क्वेश्चन की यदि बात करें, तो बहुत सुंदर से आप जवाब दे सकते हैं कि किस समास का प्रथम पद संख्यात्मक होता है। प्रथम पद संख्या वाचक होता है, वाचक होता है या संख्यात्मक होता है, तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा द्विगु समास, समझ गए। बहुत सुंदर से यह जवाब आपको मिल रहा होगा, और इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा सा एक आध संस्कृत का भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम कहेंगे लंब, लंब उदरम, लंब उदरम यस्य सह मत का समस्त पद क्या का समस्त पद क्या होगा। देखिए विग्रह किया हुआ है, इसका आप समस्त पद बहुत आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अगर समस्त पद दिया हुआ रहे तो विग्रह संस्कृत में थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझ गए। वही तो